नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि बिहार राज्य की जब चर्चा की जाएगी, निश्चित तौर पर हम ये समझते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट कहने का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, है ना। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी इस बात को लेकर के चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर लैंडलॉक स्टेट की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लैंडलॉक स्टेट कहने का तात्पर्य हो जाता है कि उस स्टेट के पास अपना पोर्ट नहीं है, यानी कि समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है। इस वजह से वहां पर निवेश कम होने की संभावना है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं जो लैंडलॉक हैं, इसके बावजूद भी वहां पर निवेश हुआ है, ये एक सच्चाई है। लेकिन बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ पहले से निवेश की कमी रही है। तो अगर पोर्ट्स रहता तो जाहिर सी बात है खींचे हुए चले ही आते निवेशक। लेकिन उस स्थिति में जबकि लैंडलॉक स्टेट है तो निश्चित तौर पर एक चुनौती तो है। अब उन सब चीजों को लेकर के भी अगर आगे बढ़ा जाए तो बिहार के लिए शुभ संकेत है। शुभ संकेत क्यों है? क्योंकि वो शुभ संकेत आ रहा है बिहार की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुजफ्फरपुर से। अब यहाँ पर समझिए, ये आर्थिक राजधानी क्या है। दरअसल बिहार की राजधानी जो कही जाती है जो है पटना, यानी कि एक राजनीतिक तौर पर तो है ही। सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर दरभंगा का नाम आता है। लेकिन मुजफ्फरपुर वो शहर है जहां पर आज से नहीं, कई दशकों से बिहार की जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो चलती रही है। इसीलिए मुजफ्फरपुर को बिहार की आर्थिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है। और धीरे धीरे मुजफ्फरपुर ऐसा दिख रहा है कि इस मामले को तेजी से आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अब क्यों ये यहाँ पर कही गई है ये बातें, उस पर हम आएंगे। उससे पहले एक सूचना आपके लिए है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड सितंबर ऑफर आपको दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 18 से 22 सितंबर तक यहां पर है। अगर देखेंगे तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स, ये सभी कोर्स यहां पर दिए गए हैं। इस पर तमाम कोर्सेज पर छूट है, ईएमआई का सुविधा भी अवेलेबल है। मोर देन 50 to 70% का ऑफ दिया गया है। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 और sanskritIAS.com ये वेबसाइट है, ऑफिशियल नंबर है संस्कृति आईएएस का। इस पर विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। मुजफ्फरपुर बनेगा बिहार का बिजनेस हब, यानी कि मुजफ्फरपुर को बिजनेस हब बनाने की तैयारी की जा रही है। बहुत सारे नए जो इंडस्ट्री यूनिट हैं उसको बिहार सरकार मंजूरी दे चुकी है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंजूरी मिलेगा, मैं ये कह रहा हूं कि मंजूरी प्राप्त किया जा चुका है इस बिजनेस यूनिट को। और इस वजह से निश्चित तौर पर रोजगार और इस क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, यहां पर चीजें जो है ना, मुजफ्फरपुर का लोकेशन भी बहुत बेहतर है। मुजफ्फरपुर अगर देखा जाए सही मायने में तो गंगा के उत्तर में आपको दिखेगा, यानी कि बिहार के उत्तरी मैदान में देखने को मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो राजधानी पटना से बहुत अधिक दूरी नहीं है। अगर देखा जाए तो मिथिला का क्षेत्र है। तो अगर बिहार के मैप पर आप देखेंगे तो बिल्कुल बीच में दिखेगा। इस वजह से क्या हो जाता है कि मुजफ्फरपुर के लोकेशन के वजह से बिहार के तमाम क्षेत्र में इसका फायदा मिल सकता है। इसलिए अगर यहां पर यूनिट लगता है तो रोजगार के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बिहार में जो एक पलायन करने की बात की जाती है उसमें कहीं ना कहीं जो है वह कमी आएगी। अब क्या यहां पर हुआ समझिए, मुजफ्फरपुर जिले में औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा लगातार नए निवेशकों को अवसर उपलब्ध करा रहा है। हाल ही में प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठक में 2 नई औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी गई है। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में नमकीन निर्माण की यूनिट को भूमि आवंटित की गई है। क्योंकि देखिए, ये जो मसला होता है ना भूमि आवंटन का, बिहार के लिए सबसे ज्यादा जो कठिन काम कह सकते हैं बिहार सरकार के लिए ये यही है। क्यों है? लॉजिक समझिए। अगर देखा जाए जन घनत्व को लेकर के, जनसंख्या घनत्व को लेकर के बात करेंगे तो बिहार भारत में पहले नंबर पर है। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में सबसे ज्यादा है, यानी कि पर वर्ग क्षेत्रफल पर जो लोगों की संख्या रहने वाली है बहुत ज्यादा है। एवरेज कहा जाए तो वो 1000 से ऊपर निकल जाएगा। और इस स्थिति में बिहार में जमीन मिलना किसी भी कंपनी को बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार के लिए भी ये मुश्किल है। आपने सुना होगा जब नितिन गडकरी बिहार गए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को मंच पे कहा था कि आप बस भूमि उपलब्ध करवा दीजिए, हम अमेरिका जैसा हाईवे बना के आपको दे देते हैं। मामला समझ में आ गया? क्यों कहा था मिनिस्टर साहब ने? क्योंकि भूमि मिलना ही मुश्किल है बिहार में। तो सरकार के लिए यही चैलेंज है कि पहले आप जमीन तो दो हमें। जमीन कैसे दोगे? हर एक जगह हर एक प्लॉट पर लोगों का घर है, कैसे लोगों को विस्थापित करोगे? तो एक बड़ी समस्या है ना, यही बातें यहां पर की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर यहां पर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में निश्चित तौर पर बेहतर काम हुआ है और भूमि आवंटित कर दी गई है। इस परियोजना में लगभग 16 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं दामोदरपुर औद्योगिक क्षेत्र, ये औद्योगिक क्षेत्र समझते हैं ना, 2 औद्योगिक क्षेत्र यहां पर मैंने नाम चर्चा लिया, समझ लीजिए जरा। यहां पर मैंने कहा कि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र और दूसरा कहा दामोदरपुर औद्योगिक क्षेत्र। यह होता है इकोनॉमिक
इकोनॉमिकल जोन, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो जैसे तैयार करती है सरकारें, उसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा SEZ पढ़ा है, स्पेशल इकोनॉमी जोन। तो ये जो इकोनॉमी जोन होता है ना, तो सरकार क्या कहती है, इस एरिया को पहले ही भूमि ले लेती है और कहेगी कि देखिए ये क्षेत्र है हमारे पास, इस प्लॉट पे अगर आप अपना बिजनेस लगाते हो इस एरिया में तो बहुत तरीके की सुविधाएं हम देंगे, टैक्स में छूटें देंगे, बिजली के कम रेट पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसी चीजें, लाइसेंस वगैरह मिलने का काम, ये सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा, क्लियरेंस वगैरह मिल जाएगा। तो कंपनियां क्या होती है कि इस क्षेत्र में निवेश करना चाहेगी जो वो औद्योगिक क्षेत्र है, और इस वजह से कंपनी को भी फायदा हुआ और सरकार को फायदा क्या हुआ कि वो कंपनियां खींची चली आई, कह रही यार यहाँ सुविधा मिल रहा है, चलो यहाँ चलते हैं। ठीक है, तो सरकार को भी फायदा, जनता को फायदा, कंपनी को फायदा, चूंकि कंपनी का उद्देश्य क्या होता है आखिरकार कि हमें प्रॉफिट के लिए काम करना है। सरकार का क्या उद्देश्य है, हमें जन कल्याण के लिए काम करना है, चूंकि 5 साल बाद वोट भी मांगना है, और जनता को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, तो सबका यहाँ पर कल्याण हो रहा है ना। इसके लिए ये जो औद्योगिक क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर प्लांट लगाने की बात मुजफ्फरपुर में की गई है, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। यहां पर जो है मिनरल वाटर एवं बोतल बंद पानी उत्पादन इकाई स्थापित होगी। क्योंकि देखिए बिहार में आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्री हमें चाहिए, MSME सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। जो छोटे उद्योग हैं उसको अगर ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है ना, तो बिहार में इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जिसे करीब 2 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इस परियोजना से स्थानीय बाजार में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी और औद्योगिक माहौल को मजबूती भी मिलेगा। ये जो शुद्ध पेयजल लिखा हुआ ये बेहद जरूरी है, क्योंकि वो जो क्षेत्र पूरा है बिहार का, और खास करके मिथिला वाला हिस्सा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, या फिर आप समस्तीपुर वाला एरिया देखेंगे, ये पूरा एक तरह से देखा जाए अभी हाल ही का इस वर्ष का आपने गर्मी में देखा होगा, सूखे का शिकार हो गया है। ठीक है, इस वजह से मखाना खेती भी वहां पर प्रभावित हो रहा है और शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है लोगों को। तो ये भी एक वहां पर फायदा होगा सरकार को भी कि लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त करवाया जा सकता है। 27 नई औद्योगिक इकाइयों को यहां पर जमीन देने की बात की गई है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए बियारा से मिली जानकारी के अनुसार इस साल अब तक केवल 9 महीने के भीतर जिले में कुल 27 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है। जिले में, किस जिले में, मुजफ्फरपुर में। मामला समझ में आ रहा है। 27 नई औद्योगिक इकाई, निश्चित तौर पर लाखों रोजगार यहां से क्रिएट होगा। इन इकाइयों में अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियां शामिल है। अलग अलग क्षेत्र की कंपनी कहने का तात्पर्य क्या होता है, कुछ कंपनी ऐसी रहेगी जो एनर्जी के सेक्टर में काम करेगी, कुछ कंपनी ऐसी रहेगी जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करेगी, कुछ एग्रीकल्चर में, कुछ सर्विस सेक्टर में। ये अलग अलग सेक्टर, यही कहने का तात्पर्य हो गया। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ बिस्किट, आटा, मैदा, सूजी, नमकीन निर्माण की इकाइयां जो है वो प्रमुख रूप से दिखाई दे रही है। इसके अलावा बेंडिंग वायर, सर्जिकल चिपकाने वाले टेप, गत्ते के डिब्बे, एनिमल फीड, मिनरल वाटर और घरेलू उत्पाद निर्माण इकाइयां भी स्थापित की जाएगी। तो ये मैंने पहले ही से कहा कि छोटे उद्योग जो हैं वो बिहार को सबसे ज्यादा सूट करता है। और इसमें क्या होता है, छोटे उद्योग जो रहता है ना, वो इसलिए भी कि वो बहुत ज्यादा, आप उसमें ये नहीं कर सकते कि रोबोटिक्स के जरिए काम करेंगे, मैनुअली वर्क कराना पड़ेगा आपको, और मैनुअली वर्क कराना पड़ेगा यानी कि लोग चाहिए आपको काम करने के लिए। और बिहार में श्रम उपलब्ध है, ठीक है, लेबर है वहां, तो श्रम उपलब्ध है। अगर उस श्रम को काम मिल जाता है तो वो पलायन करने से रुकेगा, यानी कि वो नहीं जाएंगे दिल्ली पंजाब काम करने के लिए। घर पे काम मिल रहा है, थोड़े कम पैसा में मिल जाएगा काम, तब भी वहीं रहना चाहेंगे वो। ठीक है, और सरकार को और कंपनी को भी फायदा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कदम है। इनको मिली मंजूरी, हो रहा विस्तार क्या क्या देखिए। जिले में पहले से रेडीमेड गारमेंट्स की यूनिट कार्यरत है। अब पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग रेडीमेड गारमेंट्स जो निर्माण इकाई है उसको मंजूरी दी गई है। साथ ही कृषि उपकरण निर्माण के क्षेत्र में भी विस्तार किया गया है। कृषि उपकरण निर्माण ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इस लिहाज से बिहार में ये काम होना चाहिए, क्योंकि बाहर से अगर आप लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो आपका पैसा बढ़ जाता है। जो ट्रैक्टर मिलना चाहिए 4 लाख में, वो ट्रैक्टर मिलता है 4,25,000 में। तो किसान को 25,000 तो एक्स्ट्रा देना पड़ गया ना, 4,25,000 मिला। तो यहां पर अगर निर्माण वहीं हो रहा है तो बहुत तरह के टैक्स वगैरह से बचा जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा कल्टीवेटर और थ्रेसर बनाने वाली इकाइयों को भी स्वीकृति मिली है। और कल्टीवेटर और थ्रेसर जो है ये भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड उपकरण है। ठीक है, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। इसे तो ब्लैक डायमंड कहा जाता है और माना जाता है कि बिहार को आने वाले समय में एकमात्र प्रोडक्ट अलग लेवल पे ले जा सकता है, देश के सबसे विकसित राज्यों में ला सकता है, तो वो मखाना प्रोसेसिंग हो सकता है। और इसीलिए मखाना, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की अभी घोषणा पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को ही किया है, परसों तरसों कर दिया है। और दरभंगा में जो आप जानते हैं कि मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा, जो इंस्टीट्यूट पहले से ही था वर्षों से, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा
दर्जा भी दे दिया गया। जो पिछला बजट आया था केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, उसके जरिए ये काम किया गया है। तो मखाना प्रोसेसिंग यूनिट वहां पर लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो है पोल्ट्री फीड प्लांट, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, फ्रोजन फूड्स और सब्जियों की प्रोसेसिंग यूनिट भी सूची में शामिल है। क्योंकि सब्जियों की प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह करते हैं, आप बिहार में देखेंगे ना, तो एक तरह से परंपरागत खेती लोग कर रहे हैं। अब परंपरागत खेती कहने का मतलब क्या हुआ कि रबी खरीफ की फसल कर रहे हैं, धान कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, मक्का कर रहे हैं, यही चल रहा है उनका। क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके पास मार्केट नहीं है। वो चाहते हैं नकदी फसल करना, लेकिन नकदी फसल करोगे तो आपको मार्केट तो चाहिए। आप मार्केट में तुरंत आप उसको बेचना चाहोगे। आप चलो मखाना की उत्पादन करते हो, आपको क्या लगता है मखाना का उत्पादन करके अगर मखाना नहीं बिकता है तो क्या 2 महीना आप भंडारण करके रख सकते? नहीं, मखाना तुरंत बिकना चाहिए। मखाना निकला और आप 2-4-10 दिन में बेच दीजिए। भंडारण करेंगे तो खराब हो गया। सब्जी है, सब्जी का चाह करके भी उत्पादन नहीं करना चाहते वहां के लोग, जबकि मिट्टी बहुत उपजाऊ है। क्योंकि ढेर सारी नदियां हैं, गंगा बीचों बीच होकर के बह रही है, घाघरा है, कोसी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, इसके अलावा महानंदा है, इतनी तमाम नदियां उस एरिया में है। इसके बावजूद भी अब देखिए, नदी है तो उपजाऊ मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी हर जगह पाई जाएगी। इस स्थिति के बावजूद भी लोग वहां पर नकदी फसल नहीं करते हैं। वजह क्या है? मार्केट तक पहुंच नहीं है। और मार्केट तक नहीं पहुंच है तो एक चीज हो सकता है कि आप भंडारण करके रखिए, लेकिन भंडारण करने के लिए व्यवस्था नहीं है। अगर प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास नहीं है तो सब्जियों का भंडारण आप नहीं कर सकते। आप चाहेंगे कि हम केला का उत्पादन करें, लेकिन केला तो खराब हो जाएगा मार्केट तक अगर 10 दिन में नहीं पहुंचा। लेकिन अगर आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट है तो उस केला से आप चिप्स बना सकते हैं और वो चिप्स सालों तक चलेगा। मामला समझ में आ रहा है? तो यही बातें यहां पर की जा रही है। इसीलिए चाहे वो फ्रोजन फूड्स हो जाए, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की बात की जा रही है, सब्जियों की प्रोसेसिंग यूनिट की बात की जा रही है, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट की बात की जा रही है, ये सब बेहद जरूरी है बिहार के लिए। क्योंकि इसके बाद मार्केट तक वहां पर पहुंच बढ़ेगा और लोगों तक, और इस वजह से लोकल किसान जो है उनको सीधे तौर पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। बियाडा उद्योगों में विविधता लाने पर जोर भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफाई निश्चित तौर पर करना चाहिए उद्योग को लेकर के। और उसके तहत उबला चावल, जो बॉइल्ड राइस होता है, टिश्यू पेपर निर्माण इकाइयों को भी हरी झंडी दी गई है। बियाडा के उप महाप्रबंधक नीरज मिश्रा ने बताया कि लगातार नए निवेशकों को मौका मिलने से जिले की औद्योगिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। आने वाले दिनों में न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि स्थानीय किसानों और श्रमिकों को भी सीधा लाभ इसका मिल पाएगा। और ये बिहार के नजरिए से देखा जाए तो मुजफ्फरपुर एक बहुत अच्छी भूमिका में उभर करके सामने आ रहा है। औद्योगिक इकाइयों के रूप में बिहार में मैंने पहले भी कहा कि मुजफ्फरपुर लीडर की भूमिका में रहा है, इसीलिए मुजफ्फरपुर को बिहार की औद्योगिक राजधानी कहते आए हैं आज तक। और वही चीजें जो औद्योगिक राजधानी या आर्थिक राजधानी कहिए, आगे चल करके मुजफ्फरपुर जो है बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट जो है 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में, इन सभी को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। आप में से कितने लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं जरा मुझे कमेंट करके बताइए, या मिथिला क्षेत्र के जो मुजफ्फरपुर के एरिया के आसपास के रहने वाले हैं, चाहे वो वैशाली हो, समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, पूर्वी पश्चिमी चंपारण हो, है ना। और कितने लोग हैं जो मुजफ्फरपुर कभी गए हों या वहाँ के औद्योगिक इकाइयों से कुछ लाभ मिला हो, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये भी बताइए क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से निवेश हो रहा है आने वाले समय में बिहार में, इन निवेश के वजह से क्या वहाँ पर पलायन रुक सकता है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।